हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन गोल्डन विंग्स। आज मैं एक ऐसी कहानी आप सबके लिए लेकर आई हूँ जो एक छोटी बच्ची तोतो चैन के बारे में है। तोतो चैन जब बहुत छोटी थी तो वो इतनी शैतान थी, इतनी नटखट थी कि उसकी शैतानियों की वजह से तोतो चैन को उसके स्कूल से निकाल दिया गया था। और आप यकीन नहीं कर सकते कि एक छोटी सी बच्ची जिसने अभी अभी स्कूल जाना सीखा है, क्या वो इतनी शैतानियाँ कर सकती होगी? क्या वो अपने टीचर्स को इतना परेशान कर सकती होगी कि उसे स्कूल से निकालने की नौबत आ जाए? तोतो चैन की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि ये कहानी थोड़ी लंबी है और कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। और अगर ये कहानी आप सबको बहुत पसंद आए तो प्लीज़ मुझे अपने लाइक से और अपने कमेंट्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में इस कहानी को जारी रख सकूँ। तोतो चैन को पढ़ने से पहले तक मेरे जेहन में विचार उलझे हुए से थे, पर इसे पढ़ने के बाद उपरोक्त सभी बातों का तार मैं एक दूसरे से जोड़ पाई हूँ। पुस्तक की लेखिका ने अपने स्कूली जीवन की घटनाओं को आधार बनाकर जो कहानी पाठकों के समक्ष रखी है, वो केवल लेखिका की नहीं बल्कि हर बच्चे की कहानी है, जिसे जबरन स्कूल में हर रोज़ स्वर और वर्ण रटवाए जाते हैं। उसकी जिज्ञासा को शैतानी कहकर उसे सबके सामने डांटा जाता है। कोई ये नहीं जानना चाहता है कि तोतो चैन कक्षा की खिड़की के बाहर जाते साजिंदों को क्यों बुलाती है। किसी ने दीवार पर पेंसिल या चौक क्यों रगड़ी है? क्या वो दीवार को और भी ज़्यादा सुंदर बनाना चाहते हैं? उपरोक्त शिकायतों को भूलकर अगर हम एक पल को सोचें कि हमने स्कूल क्यों बनाया है, रोज़ स्कूल जाने का उद्देश्य क्या है? क्या हम उन्हें बस लिखना और पढ़ाना चाहते हैं या कुछ और भी सिखाना चाहते हैं? जर्जर हो चुकी शिक्षण व्यवस्था से निकले हम सभी के पास क्या कुछ नया है? आज हम किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति को कहेंगे कि स्कूल के बच्चों को एक दिन के लिए पढ़ाओ, तो वो क्या करेगा सिवाय पाठ पढ़ाने और कविता गवाने के? उसके पास कुछ और होगा जो बच्चों को पढ़ने लिखने के कौशल से भी महत्वपूर्ण चीज दे जाए, जिसकी बात काबायाशी और हारुजी कहते हैं। बच्चों को दुनिया का सच ढूंढने के लिए व्यवस्था उन्हें स्कूल में मुक्त क्यों नहीं छोड़ देती है? कोबायाशी अब नहीं रहे, पर उनसे मैंने भी एक बात सीखी है, बच्चों को मौके देने की। जरूरी नहीं कि आप हर गलती बच्चे को जताएं, कभी कभी उन्हें खुद से सीखने का भी मौका देना चाहिए। सबसे खास बात जो हम सभी को सीखनी चाहिए, बच्चों की बातों को ध्यानपूर्वक सुनना। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया होता तो तेत्सुको को एक आदर्श हेडमास्टर नहीं मिलते। वैसे हम इन बातों के ताने बाने को पकड़े तो हर बात के सिरे तक पहुंचा जा सकता है, और हम तब पाएंगे कि वो बच्चे जिन्होंने बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ दी है, या फिर जो कक्षा में अलग तरह का रवैया इख्तियार किए हुए हैं, या जिन्हें बड़ी कक्षाओं में पहुंचने के बाद भी लिखना या पढ़ना नहीं आता, उन सबके जिम्मेदार बच्चे नहीं हैं, बल्कि जिम्मेदार है प्राथमिक शाला की शिक्षा पद्धति और अपनी सहूलियत अनुसार बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक साथी। तोतो चैन की लेखिका लिखती हैं कि कोबायाशी शिक्षकों को कहते हैं कि वो बच्चों को पूर्व निश्चित खांचों में डालने की कोशिश ना करें। वो आगे लिखती हैं कि उन्हें प्रकृति पर छोड़ो, उनकी महत्वाकांक्षाओं को कुचलो नहीं, उनके सपने तुम्हारे सपनों से कहीं विशाल हैं। तोमोए के बारे में लेखिका लिखती हैं कि स्कूली घंटे खत्म होने के बाद कोई बच्चा घर लौटना ही नहीं चाहता था और हर सुबह सबको स्कूल पहुंचने की उतावली रहती थी। ऐसा था हमारा वह स्कूल। तोतो चैन की इस कहानी ने हमारे सामने एक आदर्श स्कूल की अवधारणा प्रस्तुत की है। एक ऐसा स्कूल जहां बच्चों को समाज में जीने और रहने की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, बल्कि दुनिया को अपने सपनों के रंग से रंग कर बेहतर बनाने के लिए प्यार और स्नेह का कैनवास दिया जाता है। ये कोबायाशी जी की सोच का ही कमाल है कि तोमोए में पढ़े हुए बच्चे आज समाज का प्रतिनिधित्व करने के साथ उन्हें बहुत कुछ दे रहे हैं। इस प्रक्रिया में तोमोए की प्राथमिक शाला का योगदान सबसे सराहनीय है, जिसने अपने बच्चों को किसी पाठ्यक्रम या किसी भी विषय की चौहदी में नहीं बांधा, बल्कि उन्हें उससे बाहर निकालकर अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने का भरपूर मौका दिया, जिससे उनकी जड़ें इतनी मजबूत होती चली गईं कि वो कभी हालातों के आगे झुके नहीं। उदाहरण के आधार पर अगर मैं कुनियो ओए की बात करूं तो तोमोए के खत्म होने के बाद वो स्कूल नहीं गया, पर जो जापान का अग्रणी विशेषज्ञ बना, उसके बनाए ऑर्चिड बल्ब की कीमत हजारों डॉलर होती है। ये सब कोबायाशी जी का ही प्रयास रहा है, जिन्होंने उसके सपनों को साकार करने के लिए उसके आत्मविश्वास को बढ़ाया। बस यही काम हमें अपने स्कूलों में करना है, ताकि उसका प्रभाव क्षणिक ना होकर दूरगामी हो। यह किताब जब तेत्सुको कुरोयानागी ने लिखी थी तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं सूझा था कि यह किताब एक दिन बेस्ट सेलर बनेगी।
जापान में किसी महिला द्वारा लिखी यह पहली बेस्ट सेलर किताब थी। इस किताब का कई भाषाओं में प्रकाशन हुआ है और जिसका हिंदी अनुवाद मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। माँ की चिंता का एक कारण था। तोतो चैन ने अभी हाल में ही स्कूल जाना शुरू किया था, पर उसे स्कूल की पहली कक्षा से बाहर निकाल दिया गया था। अभी सप्ताह भर पहले ही तो सब कुछ हुआ था। माँ को तोतो चैन की कक्षा शिक्षिका ने बुलावा भेजा था। आपकी बेटी पूरी कक्षा को गड़बड़ा देती है, आपको उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाना होगा। ठंडी सांस छोड़ते हुए उस सुंदर युवा शिक्षिका ने कहा था। मैं तो अपनी सहनशक्ति की सीमा पार कर चुकी हूँ। माँ घबरा गई। ऐसा क्या किया होगा तोतो चैन ने जिससे पूरी कक्षा गड़बड़ा जाए? वो हैरान थी। बौखलाहट में मास्टरनी अपनी पलकें झपकाने लगी। अपने कटे हुए छोटे बालों में उंगलियां फिराते हुए उसने समझाया, पहली बात तो यह है कि वो दिन भर में सैकड़ों बार अपनी मेज खोलती है। मैंने बच्चों से कह रखा है कि वे बिना कारण अपनी मेजें ना खोलें, लेकिन आपकी बिटिया बराबर कुछ ना कुछ निकालती या रखती रहती है। कभी कॉपी निकालती रखती है, अपनी पेंसिल का डिब्बा, अपनी किताब, हर चीज़ जो उसकी मेज में हो। मानिए हमें अक्षर लिखना हो तो आपकी बिटिया मेज खोलकर कॉपी निकालती है, फिर धड़ाक से ढक्कन बंद करती है, तब वो फिर मेज खोलती है, इस बार पेंसिल निकालती है और फिर उसे जल्दी से बंद कर देती है। तब वो कॉपी पर अ लिखती है। अगर उसने अ गंदा या गलत लिखा तो वो फिर से मेज खोलती है और इस बार रबर निकालती है, फिर ढक्कन बंद करती है, अक्षर मिटाती है, ढक्कन खोलकर रबर अंदर रखकर तब फिर ढक्कन लगाती है। अब दूसरे अक्षर की बारी आती है तो वो ये सब दोहराती है। पहले अपनी कॉपी, फिर पेंसिल, फिर रबर निकालती है। हर बार हर एक चीज़ के लिए वो अपनी मेज खोलती है और बंद करती है। मेरा तो दिमाग बनना जाता है, लेकिन मैं तो उसे डांट भी नहीं सकती क्योंकि उसके पास हर बार खोलने बंद करने का कारण जो होता है। अब शिक्षिका की पलकें तेजी से झपकने लगी थी, मानो वो मन ही मन पूरा दृश्य फिर से याद कर रही हो। अचानक माँ को समझ में आ गया कि तोतो चैन क्यों बार बार अपनी मेज खोलती बंद करती होगी। पहला दिन स्कूल में बिताकर तोतो चैन उत्साह से भरी घर लौटी थी। उसने ऐलान किया था, मेरा स्कूल बहुत अच्छा है। पता है, घर में जो मेज है उसका ड्रॉर खींचना पड़ता है, पर हमारे स्कूल में मेज पर एक ढकना है जिसे उठाना पड़ता है, बिल्कुल एक डिब्बे की तरह। उसमें ढेरों चीज़ें रखी जा सकती हैं। बड़ा ही मज़ेदार है। माँ अपनी बिटिया को मेज खोलने बंद करने में मिलने वाले आनंद की कल्पना करने लगी। माँ को ये भी नहीं लगा कि ये कोई भारी भूल या शैतानी हो। मेज का नयापन खत्म होते ही तो चैन ऐसा करना बंद भी कर देती, पर शिक्षिका से उसने ये सब नहीं कहा। सिर्फ इतना ही कहा, मैं उससे इस बारे में बात करूँगी। शिक्षिका की आवाज़ अब कुछ तीखी हो गई। उसने आगे कहा, अगर इतना ही होता तो शायद मुझे बुरा ना लगता। शिक्षिका आगे की ओर झुकी। माँ झिझक कर पीछे हट गई। जब वो अपनी मेज के ढक्कन से शोर नहीं मचा रही होती तब वो खड़ी रहती है। पूरे समय खड़ी रहती है। कहाँ? माँ ने आश्चर्य से पूछा। खिड़की में, शिक्षिका ने नाराज होते हुए कहा। खिड़की में क्यों खड़ी रहती है? माँ ने विस्मय से पूछा। ताकि वो सड़कों पर गुजरने वाले साजिंदों को बुला सके, लगभग चीखते हुए शिक्षिका ने बताया। इसके बाद शिक्षिका ने जो कहानी सुनाई उसका सार कुछ यूँ था। पूरे 1 घंटे तक अपनी मेज के ढक्कन को उठाने पटकने के बाद तो चैन अपनी जगह छोड़कर खिड़की के पास जा खड़ी होते बाहर झांकती रहती है। जब शिक्षिका मन ही मन ये सोचने लगी कि भले ही वो खिड़की के पास खड़ी रहे, कम से कम शांत तो रहे, तब अचानक तो चैन चटकीले कपड़े पहने सड़क पर से गुजरने वाले शाजिंदों को जोर से आवाज़ लगाती। ऐसा वो इसलिए कर सकती थी क्योंकि उनकी कक्षा निचले तल्ले पर थी और कमरे की खिड़की सड़क की ओर खुलती थी। सड़क और खिड़की के बीच पौधे थे, पर उनके पार सड़क चलते किसी भी इंसान से बात करना मुश्किल न था। तब तो चैन बुलाती तो साजिंदे ठीक खिड़की के पास आ जाते। तब तो चैन पूरी कक्षा के बच्चों में ऐलान करती, वे आ गए हैं। तब सारे के सारे बच्चे अपनी जगह से उठकर खिड़की के पास सिमट आते और शोर मचाने लगते। कुछ बजाइए, तो चैन कहती, और तब साजिंदों की टोली जो शायद चुपचाप स्कूल के सामने से गुजर जाती, अपनी शहनाई, घंटा, ढोल आदि से बच्चों का मन बहलाने लगती। ऐसे में शिक्षिका के पास धीरज धर शोर शराबे के खत्म होने का इंतजार करने के अलावा कोई चारा न रहता। जब संगीत खत्म होता, साजिंदे चले जाते, तब सारे बच्चे अपनी अपनी जगह लौट आते, अलावा तो चैन के। तब अध्यापिका पूछती, तुम अभी भी खिड़की के पास क्यों खड़ी हो? तब तो चैन बड़ी गंभीरता से जवाब देती, शायद कोई दूसरी टोली आ जाए। कितना बुरा होगा अगर वे आएं और चले जाएं और हमारी नज़र ही उन पर ना पड़े। आप सोच सकती हैं कि ये सब कितनी बाधाएं पैदा करता है।
शिक्षिका आवेग में भरकर बोल रही थी। माँ के मन में शिक्षिका के लिए सहानुभूति जगने ही लगी थी कि वो तीखी आवाज में बोली, और इसके अलावा और वो क्या करती है? अब माँ का दिल सच में बैठने लगा था। इसके अलावा, शिक्षिका ने जोर से कहा, अगर मैं यही गिन पाती कि वो क्या क्या करती है तो मुझे आपसे उसे किसी दूसरे स्कूल में ले जाने को ना कहना पड़ता। अपने को कुछ संयत करते हुए शिक्षिका ने सीधे माँ की ओर देखा। कल तोतोचैन रोज की तरह खिड़की के पास खड़ी थी। मैं अपना पाठ पढ़ाती रही, सोचा कि वो शायद साजिंदों के इंतजार में खड़ी होगी। अचानक आपकी बेटी ने किसी से पूछा, क्या कर रही हो? मैं खुद जहाँ थी वहाँ से मुझे कोई दिखा ही नहीं, इसलिए मैं जान नहीं पाई कि आखिर वो किससे बात कर रही है। उसने फिर से अपना प्रश्न दोहराया। मुझे लगा कि वो सड़क पर खड़े किसी व्यक्ति से नहीं, ऊपर किसी से बात कर रही है। मेरी जिज्ञासा बढ़ी। मैं उत्तर सुनने की चेष्टा करने लगी पर जवाब आया ही नहीं। पर आपकी बेटी बार बार अपना प्रश्न दोहराती रही, क्या कर रही हो, क्या कर रही हो, इतनी बार कि पढ़ाना ही मुश्किल हो गया। मैं ये देखने गई कि आखिर वो प्रश्न कर किससे रही है। जब खिड़की से सिर निकालकर ऊपर की ओर देखा तो पाया कि वहां पर आरी पर घोंसला बनाती दो अबाबिल चिड़िया थी। वो अबाबिलों से बात कर रही थी। मैं बच्चों को समझती हूँ, ये भी नहीं कह सकती कि अबाबिलों से बात करना बेवकूफ़ी है, पर फिर भी मुझे लगता है कि कक्षा के बीच में अबाबिलों से ये पूछना कि वो क्या कर रहे हैं कतई गैर जरूरी है। माफ़ी मांगने के लिए माँ का मुंह खुले इसके पहले ही शिक्षिका ने आगे कहा, एक और घटना है ड्राइंग की कक्षा की। मैंने बच्चों से कहा कि वो जापानी झंडा बनाए, बाकी बच्चों ने सही बनाया, पर आपकी बेटी ने नौसेना का झंडा बनाया। आप जानती हैं ना, वो किरणों वाला झंडा। मैंने सोचा चलो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर अचानक वो झंडे के चारों ओर झालर बनाने लगी, वैसी झालर जो युवक दलों के झंडों पर होती हैं। शायद उसने कहीं वैसा झंडा देखा होगा। मैं कुछ समझूं इसके पहले ही उसने ऐसी झालर बना डाली कि पूरा कागज उससे भर चुका था। इसलिए जब उसने झालर में भरने के लिए गहरे पीले रंग के क्रेयॉन चौक उठाए तो उसने सैकड़ों छोटे छोटे निशान कागज के बाहर तक बना दिए। मेज इतनी गंदी हो गई कि रगड़े साफ न हो। बस सौभाग्य यही था कि उसने झालर 3 तरफ ही बनाई। 3 तरफ ही क्यों? माँ ने फिर आश्चर्य से पूछा। शिक्षिका थक चली थी, फिर भी माँ पर तरस खाते हुए उसने समझाया, चौथी ओर उसने डंडा बनाया था, सो झालर झंडे के केवल 3 तरफ ही थी। माँ कुछ आश्वस्त हुई। मैं समझी सिर्फ 3 तरफ। इस पर शिक्षिका ने बड़े धीरे धीरे शब्दों पर जोर देते हुए कहा, पर उस डंडे का भी काफी हिस्सा बाहर निकल गया था और अभी तक उसकी मेज पर बना हुआ है। इसके बाद शिक्षिका खड़ी हो गई। बर्फीली आवाज में उसने अपना आखिरी वार किया, मैं अकेले ही परेशान नहीं हूँ, साथ के कमरे में जो शिक्षिका है उसे भी बड़ी परेशानी हुई है। अब माँ को कुछ करना ही था। दूसरे बच्चों के साथ ये अन्याय था। उसे दूसरा कोई स्कूल खोजना होगा जहाँ उसकी नन्ही को वे समझ सके, जहाँ उसकी बेटी को वो दूसरे बच्चों के साथ रहना पढ़ना सिखा सके। जिस स्कूल की ओर अब वे जा रही थी वो माँ को काफ़ी खोजबीन के बाद मिला था। माँ ने तोतोचैन को ये नहीं बताया कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था, क्योंकि माँ जानती थी कि तोतोचैन ये समझ ही नहीं पाएगी कि उसने कोई भूल की है। किसी भी तरह की गांठ वो अपनी बेटी के मन में नहीं बांधना चाहती थी। अतः माँ ने निश्चय किया कि जब तक तोतोचैन बड़ी नहीं हो जाती वो उसे कुछ भी नहीं बताएगी। माँ ने उससे इतना भर कहा था, एक नए स्कूल में जाना तुम्हें कैसा लगेगा? मैंने सुना है कि वो स्कूल बहुत अच्छा स्कूल है और बहुत बड़ा भी है। ठीक है, कुछ सोचने के बाद तोतोचैन ने कहा था, पर अब इसके मन में क्या है? माँ ने सोचा, कहीं ये समझ तो नहीं गई कि इसको स्कूल से निकाल दिया गया है। पर क्षण भर में ही तोतोचैन ने उल्लास में भरकर पूछा था, क्या तुम्हें लगता है कि साजिंदे नए स्कूल में भी आएंगे?